गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति ज्ञात करना। गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना। अब इसमें देखा जाएगा, गोलीय दर्पण बता चुके गए हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब इसके बाद ये वस्तु कहाँ रखी जाती है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसके बारे में हम समझेंगे। गोलीय दर्पण मतलब, दर्पण मतलब आ जाएगा गोलीय दर्पण। तो दर्पण दो प्रकार के पढ़े हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार के। या तो एक बनेगा अवतल बनेगा, या तो क्या बनेगा, उत्तल। ये दो दर्पण के सिवा तीसरा दर्पण नहीं बनेगा। गोलीय दर्पण, गोली मतलब क्या होता है, कांच का था। ये दर्पण किसका था, गोली मतलब कांच, कांच का आधा कटा हुआ भाग से बना था। ये कांच बना है गोलीय दर्पण, ये भी पता हो गया। अब इसके बाद देखिए, गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। स्थिति ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी वस्तु का दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए तीन नियम है। किसी गोलीय दर्पण द्वारा, किसी गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए तीन नियम, गोलीय, किसी गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए तीन नियम हैं। कितने नियम है इसके, तीन नियम है। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए कितने नियम है, तीन नियम है। प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित करने के लिए इनमें से दो नियम हमेशा लगेंगे। प्रतिबिंब की नई लाइन से लिखेंगे इसे, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए दो नियम का प्रयोग किया जाता है। दो नियम का प्रयोग किया जाता है। किसी गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए कितने नियम है, तीन नियम पहले ये जानेंगे। फिर इसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए, मतलब वस्तु रखेंगे उसके बाद प्रतिबिंब निकालेंगे। अब प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए कितने नियम की आवश्यकता होती है, हमेशा दो नियम का प्रयोग किया जाता है। अगर वस्तु कहीं पर भी रखी जाएगी, वस्तु कहीं पर भी रखी जाएगी, तो हमेशा इस स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए कितने नियम लगेंगे, हमेशा दो नियम लगेंगे। अगर वस्तु कहीं पर भी रखी जाएगी और हमें कहेगा प्रतिबिंब निकालने के लिए, उसमें से दो नियम हमेशा लगेंगे। तो पहला नियम क्या है, ये देखेंगे। सबसे पहला नियम हम बता चुके, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, दर्पण टकराने के बाद कहाँ जाती है, मुख्य फोकस से बाहर निकल जाती है। पहला नियम देखेंगे, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, नंबर एक में लिखेंगे, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, चलने वाली प्रकाश की किरणें, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से या तो होकर चली जाती है, मुख्य फोकस से होकर चली जाती है,
दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, या जाती हुई प्रतीत होती है, या जाती हुई प्रतीत होती है। यही समझना है। पहले ने क्या, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। कहाँ जाती है? मुख्य फोकस से होकर चली जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। क्या जाती हुई? प्रकाश की किरणें जाती हुई प्रतीत होती है। दर्पण की बात हो रही है। दर्पण कितने प्रकार पढ़े हैं? 2 प्रकार के। एक पढ़े अवतल दर्पण और एक पढ़ा गया है उत्तल दर्पण। दर्पण 2 प्रकार पढ़े हैं। अब इसमें यह पढ़ा गया है जिसमें बाहर कलाई होती है, जिसमें बाहर कलाई होती है उसका नाम क्या होता है? ऊपर हमेशा याद रखिए यम1 और यम2। अगर जिसमें अंदर कलाई हो, कहाँ कलाई? अंदर, उसका नाम क्या होता है? यम1 और यम2 होता है। दोनों वही होता है। यहाँ पर भी जब मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है और यहाँ पर भी मध्य बिंदु क्या किया जाएगा? ध्रुव कहा जाएगा। ध्रुव हमेशा पीछे लिखते हैं। ये कौन सा दर्पण बोलेंगे तो अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। यहाँ पर फिर से देखेंगे, माइक चार्ज नहीं था, बंद हो गया है, फिर से इसे लगाना पड़ेगा। अभी ध्यान न दिए तो फिर वीडियो बन जाता पूरा, बाद में पता लगता कि आवाज ही नहीं है। आज सही टाइम पर देखिएगा। फिर से देखिए, गोली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना। सबसे पहले लिखें, किसी गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए 3 नियम है। कितने नियम है? 3। प्रतिबिंब की स्थिति, हमेशा प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए 2 नियम का प्रयोग किया जाता है। हमेशा कितने नियम प्रयोग हुआ? 2 नियम का। प्रतिबिंब जब ज्ञात करेंगे तब की बात है। पहला नियम क्या है? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर देखें, किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर की बात हो रही है। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तब की बात हो रही है। यहाँ क्या था हमारा? वक्रता केंद्र C। यहाँ पर भी वक्रता केंद्र क्या होगा? C। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में मध्य बिंदु क्या होता है? एक F, जिसे बोलते हैं फोकस दूरी, मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। अगर वस्तु रखी जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसका नाम क्या होता है? मुख्य अक्ष। इसमें बोला है मुख्य अक्ष के समांतर। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, किसके पश्चात? परावर्तन के पश्चात। ये परावर्तन, जिधर कलाई नहीं है तो कौन सा दर्पण होता है? परावर्तन। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर निकलेगी। कहां से निकलेगी? मुख्य फोकस होकर निकल जाएगी। ये किरण कैसे गई? मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब सीधी गई, दर्पण में टकराई, दर्पण में टकराने के बाद मुख्य फोकस से बाहर निकल गई। पहला नियम है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से बाहर निकल जाती है। फिर इसमें देखेंगे कौन सा दर्पण अंदर कलई, बोलेंगे उत्तल दर्पण। अगर अंदर कलई, कौन सा दर्पण बोलेंगे? उत्तल दर्पण। फिर बात होगी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद ऊपर चली जाएगी, ऐसे टकराएगी और ऊपर चली जाएगी। अंदर क्यों नहीं गई? पूछेंगे अंदर क्यों नहीं गया प्रकाश, तो हम बता देंगे अंदर कलई थी। अंदर क्या थी? कलई थी, इसलिए अंदर प्रकाश नहीं जाएगा और क्या हो जाएगा? वापस चलेगा। जैसे टार्च मारा जाए, यहाँ से ब्लैक बोर्ड में टकराएगी, टकराने के बाद क्या हो जाएगी? वापस चली जाएगी। इसी तरह टकराने के बाद वापस चलेगी। लेकिन हमें ये भी आभास हो रहा है कि अगर ये दर्पण ना होता, कलाई ना होती, तो प्रकाश कहाँ से निकलता है? मुख्य फोकस से प्रतीत होती है।
प्रतीत किसमें होती है? उत्तल दर्पण में। अच्छा, फोकस से चल जाती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, तो किसमें होकर चली जाती है? तो अवतल दर्पण में। इसमें अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक बन रहा है, और इसमें क्या बन रहा है? आभासी बन रहा है। अगर नीचे से कोई प्रकाश किरण आएगी, टकराएगी, तो ऐसे ये भी बाहर निकल जाएगी, समांतर आएगी, कहाँ निकल जाएगी? बाहर निकल जाएगी। लेकिन पीछे कहाँ से निकलेगा? अगर पीछे प्रकाश किरण बढ़ाया जाएगा तो मुख्य फोकस से। इसी तरह अगर नीचे से मुख्य से समांतर आएगी, टकराएगी, अगर निकलेगी प्रकाश तो कहाँ से निकलेगी? मुख्य फोकस से निकलेगी। हमेशा याद होना चाहिए, अगर कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो हमेशा याद रखना कहाँ से निकले? मुख्य फोकस से। याद होना चाहिए पहला नियम। अगर इसमें मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण टकराने के बाद वापस चल जाए, लेकिन पीछे जब बढ़ाया जाएगा तो हमेशा निकलेगा कहाँ से? मुख्य फोकस से ही बाहर निकलेगा। अगर प्रकाश किरण निकलेगी बाहर तो मुख्य फोकस से निकले, नहीं तो कहीं से भी नहीं निकलेगी। और उत्तल दर्पण की बात की जाए तो आभासी बनता है, और अवतल दर्पण की बात की जाए तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? वास्तविक बनता है, इसमें लिखा जाता है। इसके बाद दूसरा नियम लिखेंगे, ये पहला नियम था। इसके बाद लिखेंगे दूसरा नियम, मुख्य फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये पहला नियम हो गया। यहाँ पर पहला नियम क्या है? अगर कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, दर्पण में टकराएगी, तो कहाँ से? मुख्य फोकस से बाहर निकल जाएगी। प्रतीत होती है तो उत्तल दर्पण, अगर प्रतीत नहीं होती है तो अवतल दर्पण। नंबर 2 लिखेंगे, मुख्य फोकस में से होकर, मुख्य फोकस में से होकर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस में से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या लिखा जाए? मुख्य फोकस में से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित, परावर्तित मतलब टकराने के बाद, दर्पण से परावर्तित मतलब दर्पण के बाद टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाता है? समांतर हो जाता है। चित्र बनाएंगे। अवतल दर्पण है, बाहर कलई, हमेशा याद रखना, बाहर कलई तो अवतल दर्पण, ऊपर M1 M2 बोलेंगे। M1 M2 क्या है? अवतल दर्पण का क्या है? द्वारक है M1 M2। अवतल दर्पण का क्या है? द्वारक। P हमेशा क्या होता है? ध्रुव। ये क्या होगा हमारा? F मुख्य फोकस, और इसी से कुछ दूर पर होता है C वक्रता केंद्र। बात किसी हो रही है? मुख्य फोकस में से। ये किरण जो आ रही है कहाँ से आ रही है? मुख्य फोकस से। प्रकाश किरण मुख्य फोकस से जाने वाले प्रकाश किरण परावर्तित मतलब टकराने के बाद मुख्य से क्या करते हैं? इसके समांतर। अगर दूसरा नंबर देखेंगे, दूसरी बात हो रही है, मुख्य फोकस में से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण में परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर यही उत्तल दर्पण की बात की जाए, किसकी? उत्तल दर्पण की बात की जाए, अंदर कलई, यहाँ पर ध्रुव P, यहाँ पर फोकस F, यहाँ वक्रता केंद्र C, ऊपर M1 दर्पण का द्वारक, यहाँ नीचे M2 दर्पण का द्वारक। दूसरा, अगर मुख्य फोकस प्रकाश किरण जा रही है, इसे डाट कर, अगर मुख्य फोकस ऐसे प्रकाश किरण जाएगी, मुख्य फोकस से किरण जा रही है, दर्पण में टकराने के बाद पीछे से निकल जाएगी, और ये क्या? मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी।
क्या हो जाएंगे, मुख अक्ष के समांतर। हमेशा वस्तु कहाँ रखी जाए, ऊपर से जा रही है, किरण ऐसे जा रही है, प्रकाश किरण ऊपर से मारा गया, दर्पण में टकराएगा और मुख अक्ष के समांतर हो गया। ऊपर से प्रकाश मारी गई, ऊपर से प्रकाश किरण मारी गई, दर्पण टकरा निकल गए, लेकिन पीछे अंदर देखेंगे आभास डट डट निकल गया, लेकिन प्रकाश किरण कहाँ जा रही है, मुख्य फोकस से ही जाएगा। ऐसे है कि टकराएंगे मुख्य फोकस पे और क्या मुख अक्ष के समांतर। इसमें दिखाई दे रहा है वास्तविक, लेकिन इसमें जब ऐसे टकराने बाद ऐसे निकल के समांतर हो जा रही है, इसका मतलब जो प्रकाश किरण जो अंदर जा रहा है वो क्या जा रहा है, आभासी जा रहा है। डाट डट हमेशा किसका चिन्ह बनाता है, जो डाट डट चिन्ह है ये हमेशा आभासी बनाता है। क्या बनाता है, आभासी। और जो ये इसमें दिख रहा है लाइन, इसमें डाट डट नहीं है, जब सीधी लाइन है तो ये बनता है क्या, हमेशा वास्तविक। जहां पर लाइन हमेशा दिखती रहेगी वास्तविक, और जहां पर डॉट डॉट बनेगा वो क्या बनेगा, आभासी। नंबर 3 है इसके बाद, वक्रता केंद्र में से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। नंबर 3 लिखेंगे इसके बाद। नंबर 3, वक्रता केंद्र में से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, नंबर 3 बात हुई है, वक्रता केंद्र में से होकर जाने वाली, वक्रता केंद्र में से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर, अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है, वापस लौट आती है। क्या लिखेंगे, वक्रता केंद्र में से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। चित्र बनाएंगे, बाहर कलई, बाहर कलई, इसका मतलब कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। यहाँ क्या बनेगा, एफ, और यहाँ बनेगा क्या, सी। M1 और M2 हमेशा सब में M1 M2 अवतल दर्पण का द्वारा, P क्या हो जाएगा हमारा, ध्रुव, C क्या पढ़ा जाएगा, वक्रता केंद्र या मुख्य फोकस। इसमें क्या, वक्रता केंद्र से ये प्रकाश की किरण जा रही है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन पश्चात ऐसे टकराएगी, परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर जैसे माध्यम से जाएगा उसी माध्यम से क्या हो जाएगा, वापस लौटेगा। प्रकाश किरण आएगी वक्रता केंद्र से, कहां से, वक्रता केंद्र से, और टकराएगी, उसके बाद उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। जो प्रकाश किरण आती है उसे हम हमेशा नाम लिखेंगे आपती, जो प्रकाश किरण वापस जाती है उसे क्या नाम लेंगे, परावर्ती। ये भी पता होना चाहिए, चाहे पहले नियम की बात हो और चाहे दूसरे नियम की, चाहे तीसरे नियम की, ये याद होना चाहिए। चाहे पहला नियम, चाहे दूसरा नियम, चाहे तीसरा नियम, अगर कोई भी प्रकाश किरण पहले आएगी तो आपती, अगर आएगी तो कौन से आपती, अगर जाएगी तो परावर्ती। हमेशा पता होना चाहिए, आ रही है तो आपती और जा रही है तो परावर्ती। इसी तरह इसमें बनाएंगे, अंदर कलई करेंगे, मतलब ये क्या हो जाता है, उत्तल दर्पण। हमेशा याद रहना चाहिए, अगर अंदर कलई तो उत्तल दर्पण, M1 नीचे M2, यहाँ ध्रुव P, यहाँ वक्र हो जाएगा यहाँ पर या
और यहाँ पर क्या बन जा रहा है हमारा सी। अगर प्रकाश किरण ऐसे आएगी टकराएगी तो ऐसे डाट डाट ऐसे वक्रता केंद्र से बाहर निकलेगी। जो आएगी किरण आपतित हमेशा पता है, और जो वापस चले उसे परावर्तित किरण। और हमेशा याद होना चाहिए उत्तल दर्पण की बात होगी तो इसमें आभासी, अगर अवतल दर्पण की बात होगी तो ये हमेशा क्या बनेगा, वास्तविक। वक्रता केंद्र में से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। वक्रता केंद्र में से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये तीसरा नियम था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वस्तु कहाँ कहाँ रखी जाती है, या लिखेंगे हेडिंग डालेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तीनों नियम इसमें जान चुके हैं, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। अब इसके बाद लिखा जाएगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। अवतल दर्पण में हमें पता हो चाहिए वस्तु कहाँ कहाँ रखी जाती है और प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। सबसे पहले नंबर, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कितने बनते हैं ये पता होना चाहिए। पहला नंबर, सबसे पहले अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कितने पर बनता है और कितना पर बनता है। पहले अवतल दर्पण की बात हो रही है, आज केवल अवतल दर्पण पर ही बात होगी, उत्तल दर्पण पे नहीं होगी। हमेशा पता है अगर बाहर कलई तो हो जाता है अवतल दर्पण। हमेशा बीच में जो होता है पी जिसे बोलते हैं ध्रुव, यहां होता है यब जिसे बोलते हैं मुख्य फोकस, यहां होता है सी। इतनी बात शुरू से ही बताया जा रहा है। वस्तु इसमें कहां कहां रखा जाएगा, पहले अपने दिमाग से देखिए वस्तु कहां कहां रखा जाएगा। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा कितने बनते हैं, 6। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। वस्तु कहां कहां रखी जाएगी, अगर हम लाइन के बाहर की बात की जाए, जो लाइन है लाइन के बाहर 1 नंबर, लाइन के बाहर मतलब 1 नंबर, और 1 नंबर मतलब अनंत पर। एक नंबर मतलब अनंत पर। नंबर दो मतलब कहां पर बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। सी मतलब क्या होता है, वक्रता केंद्र। अनंत और वक्रता केंद्र बीच में नंबर दूसरा बनेगा। दूसरा प्रतिबिंब मतलब दूसरा वस्तु कहां रखा जाएगा। दूसरा वस्तु कहां रखा जाएगा, तो अनंत होगा लाइन के बाहर, और ये क्या है, वक्रता केंद्र। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। पहला कहां पर रखा जाएगा, लाइन के बाहर, जिसका नाम दिया जाएगा अनंत। क्या दिया जाएगा, अनंत। दूसरा सी मतलब वक्रता केंद्र और अनंत, चाहे लिखते हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, या अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, चाहे जो नाम दी।
अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में या वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, चाहे जो आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन रखा जाए कहाँ, इसके बीच में। नंबर 3, अब इसके बाद है सी बोले तो वक्रता केंद्र। तीसरा कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर। तीसरा कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर। अब इसके बाद देखिए कहाँ रखेंगे, सी बोले तो वक्रता केंद्र या बोले मुख्य फोकस। वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, मुख्य फोकस के बीच वक्रता केंद्र देखिए ये, मुख्य फोकस ये, इसके बीच में रखेंगे चौथा। पांचवा कहाँ रखेंगे, इसके बाद मिल रहा है जब लिखेंगे मुख्य फोकस पर, कहाँ रखेंगे, मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस पे ये नंबर 5 हो गया। अब छठवां देखिए कहाँ रखेंगे, यफ है और यहाँ पर पी। पी मतलब बताया गया है ध्रुव, ध्रुव और मुख्य फोकस बीच या मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। मुख्य फोकस ये हो गया, ध्रुव ये हो गया, इसके बीच में छठवीं रखी जाएगी। हम आशा करते हैं कि इतना हमें याद आप लोग को पता होगा कहाँ कहाँ वस्तु रखेगी, वस्तु उसमें कहाँ कहाँ रखा जाएगा। अनंत पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। नंबर 3 वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, फिर मुख्य फोकस, फिर ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच। ये लाइनें पे याद होना चाहिए, ध्रुव फिर फोकस फिर वक्रता केंद्र, एक बाहर फिर एक अंदर, फिर एक उस पर, फिर इसके बीच में, फिर या फिर ये, ऐसे गिनते आ जाएंगे, 6 बन जाएगा। और प्रतिबिंब कहां पर बनेगा ये याद करेंगे। अगर जो 5 पे है, जो 5 पर है वहां पर बनेगा 1, इसके नीचे करें 1, लाइन याद हो जाए 1। इसके बाद किसरी लाइन है ये, दूसरा, ये किसरा है, तीसरा, ये कितना नंबर है 4, ये कितना हो गया 5। नीचे वाला, ऊपर वाला क्या है, वस्तु, नीचे क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। ऊपर जो रखा गया है ये क्या है, वस्तु, नीचे जो रखा गया ये क्या है, प्रतिबिंब। जब देखें प्रतिबिंब कहां पर बनता है, कहां से चालू होता है, प्रतिबिंब से याद करना है, मुख्य फोकस से अनंत के बीच, मुख्य फोकस और वक्रता के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, फिर अनंत पर। एक बचा नंबर 6 वाला प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हम बता देंगे दर्पण के आगे और सीधा, और क्या होता है, वस्तु से बड़ा बनता है, जिसका नाम दिया जाता है आभासी। जो लास्ट वाला बनेगा वो क्या बनेगा, आभासी। बाकी जितने भी नीचे बनेंगे सब क्या बनेंगे, वास्तविक। नीचे जितने बनेंगे सब क्या बनेंगे, वास्तविक। और छठवां जो सबसे ऊपर बनता है वो बनता है आभासी बनता है। और ये ऊपर बना है इसका मतलब होता है ये सीधा बनेगा। क्या बनेगा, सीधा। पहला लिखेंगे जब वस्तु अनंत पर हो, नंबर 1 में दिया है जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, पहला प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। यहां से देखिए पहला प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पर। ऐसे बनाएंगे। अवतल दर्पण बात हो रही है, आगे लिखा भी है अवतल दर्पण। इसमें यहां पर क्या लिखा था, पी, यहां पर क्या होता है एफ, और यहां क्या होता है सी। वस्तु कहां रखेंगे, हमेशा अनंत पर बात हो रही है, M1 और M2। अनंत बोले तो लाइन के बाहर, प्रकाश किरण से समांतर आएगी। बताए थे अगर अनंत है तो यहाँ पर सीधा टिकेगा नहीं, जैसे छत है, छत के बाहर अगर नहीं है छत, अगर वहां पर पैर रखेंगे सीधा हम कहाँ चलेंगे, नीचे। और चाहे प्रकाश इधर से मारे चाहे प्रकाश इधर से। पहला नियम बताया, जब प्रकाश एक मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो कहाँ से निकलती है,
मुख्य फोकस से। कहां से? मुख्य फोकस से। समांतर है कहां से? मुख्य फोकस पर। जहां पर प्रकाश किरण आए कहां से? मुख्य फोकस पर। जहां पर दोनों प्रकाश किरण मिलेगी वहां पर क्या बनेगा? हमारा प्रतिबिंब। वहां पर क्या बनेगा? हमेशा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का नाम क्या दिया जाएगा? आई और आई डैश। जहां पर दोनों प्रकाश किरण मिलेगी वहां बनेगा प्रतिबिंब आई और आई डैश। वस्तु का नाम दिया जाएगा ओ ओ डैश। वस्तु का नाम क्या दिया जाएगा? ओ ओ डैश। और प्रतिबिंब क्या दिया जाएगा? आई आई डैश। प्रतिबिंब कहां पर बनता है? जहां पर दोनों प्रकाश किरण मिलती है वहां पर हमेशा क्या बनता है? प्रतिबिंब। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। फिर इसके बाद है वस्तु की स्थिति। इसमें 3 चीज बताना है। वस्तु की स्थिति मतलब वस्तु कहां पर स्थित है। देखकर बताइए वस्तु कहां पर स्थित है। तो लाइन के बाहर इसका मतलब कहां स्थित है? अनंत पर। वस्तु कहां स्थित है? अनंत पर। प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब कहां पर स्थित है? प्रतिबिंब कहां पर स्थित है? प्रतिबिंब देखिए कहां बन रहा है? यह पर मतलब फोकस पर। प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? फोकस तल पर या फोकस पर, चाहे जो लिखेंगे। प्रतिबिंब की आकृति। प्रतिबिंब की प्राकृति और आकार बताइए। प्रतिबिंब की प्राकृति तथा आकार। प्राकृति तथा आकार। प्रतिबिंब की प्राकृति तथा आकार। ये क्या बनता है? इसमें अवतल दर्पण हमेशा बताया गया वास्तविक बनता है। क्या बनता है? वास्तविक। उल्टा तथा वस्तु से छोटा। ये तीनों चीज पता होना चाहिए। इसके बाद अगर इसका विस्तृत वाला करना है तो विस्तृत वाला हम करा देंगे, लेकिन इसे बताना पड़ेगा। हाँ, बताना ही नहीं, जरूरी नहीं है। अगर है तो हम पूरा करा देंगे। किताब में दिया है और एक समझा दें, इसके बाद अपने से सब कर डालेंगे। बस इतना ही इसमें जानकारी अभी के लिए। फिर उसके बाद गर्मी की छुट्टी में हम पूरा इसका कहीं विस्तार पूरा बता देंगे कि कैसे कैसे पूरे हिंदी लिखना है, रचना सहित इसकी पूरा। केवल आज हम बता रहे हैं केवल प्रतिबिंब कहाँ पर रहता है, कैसे बनता है, कैसा इसका आकार, इतना जानते रहिए बस। अभी यहाँ से पहले एक बार सवाल पूरी किताब खत्म होने के बाद फिर शुरू से जो जो कहेंगे वो टॉपिक को फिर से पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी केवल हमें किताब पर फोकस करना है, क्योंकि अभी शुरू किए हैं। कम से कम 2 पार्ट फिजिक्स और 2 पार्ट केमिस्ट्री, 2 पार्ट बायोलॉजी। फिजिक्स सबके महीने में फरवरी महीने में खत्म करनी है। फरवरी में 2 पार्ट फिजिक्स और मार्च में 2 पार्ट केमिस्ट्री। अप्रैल में लगाएंगे जीव विज्ञान। फिर मई जून जुलाई खत्म करेंगे किसी भी तरह। पहले इसमें देखेंगे जब वस्तु अनंत पर होगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, प्रकाश दर्पण में टकराने के बाद मुख्य फोकस से बाहर निकलेगी। जहां पर दोनों प्रकाश किरण मिलती है वहां क्या बनता है? प्रतिबिंब। अवतल दर्पण की बात है, चित्र बना है। वस्तु की स्थिति मतलब वस्तु कहां पर स्थित है, देखेंगे लाइन के बाहर मतलब अनंत पर। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कैसी बन रही है, देखेंगे फोकस तल पर बन रहा है। प्रतिबिंब की प्राकृति तथा आकार, प्रतिबिंब का आकार क्या है, देखेंगे इसमें लाइन पूरी दिख रही है। जब लाइन दिख रही है तो मतलब वास्तविक। और क्या बनेगा? उल्टा तथा वस्तु देखेंगे इतना बड़ा है, वस्तु कितना है? इतना बड़ा। और प्रतिबिंब छोटा है, वस्तु से क्या बन रहा है? छोटा। वस्तु देखेंगे इतना बड़ा है, ओ डैश आई डैश, एक बिंदु के आकार का है, मतलब क्या बना जाएगा? छोटा। दूसरा बताएंगे अवतल प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा खत्म करने के बाद उत्तल दर्पण भी खत्म करेंगे। इसके बाद दूसरा की ओर देखेंगे बस चित्र। इस पे दूसरा चित्र क्या है? जब वस्तु
अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अब किसकी बात होगी? जब वस्तु कहाँ रहना है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच की बात हो रही है। इसी पर बना दे रहे हैं हम। यहां पर हो गया सी हमारा, यहां क्या हो गया एफ। वस्तु कहाँ रखना है? अनंत और वक्रता के बीच। अनंत मतलब लाइन और वक्रता के इसी बीच में कहीं रखा गया। अब नीचे प्रकाश किरण नहीं जा पाएगी। जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, दर्पण में टकराएगी। दर्पण में टकराने के बाद हमेशा कहाँ जाएगी? मुख्य फोकस से बाहर निकल जाएगी। अब इसमें देख कहीं कहीं पर दिया है जो वस्तु है ओ डैश जो है मुख्य फोकस से जाएगा तो भी समांतर हो जाएगा, या वक्रता केंद्र से जाएगा वक्रता केंद्र से वापस, चाहे जैसे आप चित्र बनाइए। अगर हम बात करते हैं वक्रता केंद्र से जाए, कहां से जाए? वक्रता केंद्र से। ये प्रकाश किरण ऐसे आएगी और ऐसे चली जाएगी। हम बता दें तीसरा नियम था, अगर प्रकाश के वक्रता केंद्र से आएगी तो वक्रता केंद्र से वापस चली जाएगी। अगर मुख्य अक्ष समांतर आएगी तो मुख्य फोकस से बाहर निकल जाएगी। हम बताएं परावर्तन पश्चात जिस दोनों बिंदु पर मिलती है, जहां पर दोनों देखेंगे, ये लाइन देखिए पहली नंबर, ये प्रकाश किरण ऐसे आई सीधा ऐसे और यहाँ से निकल कहीं नहीं मिली, ये गई ऐसे और वापस आ गई, तो यहाँ पर दोनों टकरा रही है। जहां पर टकराता है वहां पर क्या बनता है? आई और आई डैश। जहां पर दोनों प्रकाश किरण टकराती है वहीं पर ही बनता है आई आई डैश। इसकी दिक्कत मत लेना क्योंकि एक चित्र ऐसे कहीं कहीं बना है ऐसे। यहाँ एफ हो गया और यहाँ क्या हो गया? सी। अनंत रखा है ऐसे, अगर मुख्य फोकस निकल गया। दूसरी का मुख्य फोकस गई है, अगर मुख्य फोकस है कहाँ जाएगी? बीच में। ये प्रतिबिंब बनेगा वहीं पर आई आई डैश, वस्तु को डैश। और इसके पहले बता चुके हैं, ये बताया गया है अगर प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है तो हमेशा दो नियम का पालन करना है, या तो पहला या दूसरा करिए या पहला और तीसरा करिए। यहाँ पर मुख्य से समांतर आई, दर्पण मुख्य फोकस से, अब मुख्य फोकस है समांतर गए। इसमें पहला और दूसरा नियम लगा और इसमें देखिए पहला और तीसरा नियम लगा। दो नियम लगेगा तभी प्रतिबिंब बनेगा। चाहे पहला दूसरा लगाए इस तरह बनाइए और चाहे पहला और तीसरा लगाए चाहे इस तरह बनाइए, दोनों ही सही है। चाहे पहला और तीसरा नियम लगाइए और चाहे पहला और दूसरा, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? जो हमें बताया गया प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? दूसरा नंबर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे दूसरा नंबर कहाँ बना? प्रतिबिंब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, तो वहीं पर ही बनना चाहिए। यहाँ पर देखो वस्तु क्या है, कहाँ पर स्थित है? वस्तु की स्थिति अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। यहाँ पे लिखे हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु हो गया। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना है प्रतिबिंब। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब की प्राकृत तथा आकार। प्रतिबिंब की प्राकृत हमेशा बताया गया अवतल दर्पण है, सीधा दिख रहे लाइन, तो क्या बनता है? वास्तविक। अवतल दर्पण में एक ही बनता है आभासी, जो आगे बनेगा वो छठवा, बाकी सब क्या बनेंगे? वास्तविक। और क्या बना है? प्राकृत में। प्राकृत में लिखेंगे इसमें उल्टा, ये हमेशा क्या बनता है? उल्टा। और वस्तु से देखेंगे, वस्तु देखेंगे, वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, वस्तु से क्या बनता है? छोटा। वस्तु कहाँ रखी गई है? अनंत और वक्रता के बीच। अनंत ये हो गया, वक्रता के इसके बीच में रख दिया गया। कहाँ बन रहा है? आई डैश इस पे मिल रहा है, मतलब फोकस और वक्रता के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा है? हमेशा बताया गया अवतल दर्पण में वास्तविक बनता, लास्ट वाला जो छठवा बने वही आभासी, तो वास्तविक लग दिया है। वस्तु नीचे बन रहा है प्रतिबिंब उल्टा, और वस्तु बड़ा है वस्तु से छोटा। तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर कहाँ रखा गया है? सी पर, मतलब वक्रता केंद्र पर। तीसरा कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर।
बस करते हैं आज के लिए, कल से बताएंगे इसके आगे।